अरे 3 क्वेश्चन ही थे क्या? चलो ठीक है। हाँ। हाँ। गुड मॉर्निंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। तो जेई मेंस की आंसर की आ गई, सेकंड अटेम्प्ट की। और होपफुली आप लोगों ने आंसर की देख ली होगी। आंसर चेक भी कर लिए होंगे। और काफ़ी हद तक आपको अपने मार्क्स भी पता चल गए होंगे, बहुतों के। तो ठीक है, देखो वो तो एक अलग डिस्कशन है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। लास्ट ईयर की। देखो ड्रॉप, एक चीज मैं आपको बता दूं, ड्रॉप ईयर में आप कितना अच्छा कर पाओगे इसका राइट नाउ बहुत हद तक इस बार कितने मार्क्स आए उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, आपने आपको ये देखना कि क्या डिफरेंसेस थे, कहाँ हमने गड़बड़ की। बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। आप चाहते हो कि आपके अच्छे रैंक आए, अच्छे मार्क्स आए, तो आपको बहुत रेगुलरली होमवर्क करना पड़ेगा, क्लासेस में रेगुलर रहना पड़ेगा। आज जो पढ़ाया उसका होमवर्क करो, उसमें डाउट पूछो, फिर ये चेन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये बेसिक फंडा होता है। और ये जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की थ्रू आउट द ईयर। बिकॉज होता क्या, देखो ट्वेल्थ में, 11th में कुछ ढंग से नहीं पढ़ा तो ट्वेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर ट्वेल्थ में बोर्ड भी होता है, ट्वेल्थ में स्कूल भी होती है। तो उसके कारण जो है डिस्टरबेंसेस रहते हैं। आफ्टर दिसंबर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, फिर बोर्ड के एग्जाम्स भी आ जाते हैं, तो वो भी कन्फ्यूजन, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अब जब आप ट्वेल्थ पास कर चुके हो तो थ्रू आउट एक ही फोकस रहता है, केवल जेई। बोर्ड का कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं आता, वो आप दे चुके हो। तो पर डे आप 12 आवर्स 13 आवर्स प्योरली आप जेई के लिए दे सकते हो। और अगर आप इतना टाइम देते हो तो अच्छी तरह से बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। बस एक ही चीज पर डिपेंड करता है, क्या आप 12 आवर्स पर डे पढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो। वो एक डिसीजन आपको लेना होता है, और वो एक दिन नहीं पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है थ्रू आउट दी। जब तक जेई एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ना है। अगर आप इस पर श्योर हो कि नहीं सर मैं पढ़ लूंगा, 10 12 13 घंटे डेली मैं पढ़ लूंगा, अगर आप इस तरह के लिए तैयार हो तो एक सेकंड नहीं सोचना चाहिए, ड्रॉप ले लेना चाहिए और जेई की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि एक साल से इतना फर्क नहीं पड़ता। एक साल से आपकी कॉलेज बहुत अच्छी सुधर जाए हो जाएगी, एक साल से आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी, ब्रांच बहुत अच्छी मिलेगी। तो एक साल से आप जिंदगी भर अपनी सुधार सकते हो। यानी इस एक साल से आप अपनी लाइफ को पूरा अच्छी तरह से यानी अच्छा बना सकते हो। तो वो इस पर डिपेंड करता है, बस आपको क्या करना है कि डेडिकेशन शो करना है कि नहीं सर मैं करूंगा। समझ में नहीं आएगा तो भी ये सोचूंगा क्यों समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे समझूंगा, मैं इसे ट्राई करूंगा, ये मेरे से होगा। तो इस तरह से हमें ये सोचना चाहिए। कोचिंग प्लस 12 आवर्स आशुतोष नहीं बोला मैंने, इंक्लूडिंग कोचिंग एवरीथिंग 12 आवर्स स्टडी होनी चाहिए, क्लासेस प्लस होमवर्क करके। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, है ना। नहीं बेटा, ये पार्शियल ड्रॉप लेने का आइडिया बहुत अच्छा नहीं है। पार्शियल ड्रॉप लेने से हम कहीं मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा। ड्रॉप अगर किसी को लेना है तो वो पूरा ड्रॉप ले। एक साल में आज जो ऑप्शन खुले हुए हैं ना, वो अगले साल भी आपके लिए खुले रहेंगे, देखो वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो पार्शियली ड्रॉप मत लो, पूरा ड्रॉप लो और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है ये कोशिश करो। एक तो फायदा ये भी मिलेगा कि हाँ 11th 12th में अगर कुछ पढ़ा हुआ है तो वो भी फायदा मिलेगा। सोचो कि वो पहले कुछ कुछ चीजें पहले आती है, अब आपको उसी में ऐड ऑन करना है, तो एक बेसिक आइडिया आपको होता है। और सबसे अच्छी बात है कि अब आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, देखो आपको कुछ अपनी गलतियां पता है, आपको पता है आपने क्या क्या मतलब जिसे कहते हैं ना, वर्ड में बोलूं तो क्या क्या आपने पाप किए हैं। वो रिपीट नहीं करने हैं बेटा, वो रिपीट नहीं करने हैं। अपने आप से चीट नहीं करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है, सबको पता है यहाँ बैठे हुए कि मुझे क्या करना है, सबको पता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, होमवर्क पूरा करना है, ये पता सबको होता है। लेकिन वही होता है, अरे सर नहीं हो रहा। पता है तुम्हें, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन सर वो कर मन नहीं किया, आज ये नहीं किया, आज मोबाइल देखने लग गया, यूट्यूब देखने लग गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके पास मोबाइल है, वो
लेकिन उस मोबाइल पर काम के काम करो, उस मोबाइल में डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये ऐप चलना चाहिए, इससे आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप ये अपनी कक्षा वाला ऐप रखो, यूट्यूब बिल्कुल नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी कक्षा का ऐप है, आप सही जगह पर आ गए हो, अब आपको केवल पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, ये आपको देखना है। सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसलिए ये डिस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। और ये भी नहीं कि यूट्यूब पर सर मैं इनके लेक्चर देखता हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आया तो इससे देख सकता हूँ, नहीं, यहीं से सब समझना है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहीं से पढ़ो, 5 जगह पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसी तरह होता क्या, आज इधर कल इधर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और उससे एट द एंड लगता कुछ हाथ में आया नहीं। तो कोशिश करो बहुत अच्छी तरह से। और मैं सीरियसली, वैसे आप लोगों को भी पता है, जो टीचर्स आप लोगों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब बहुत एक्सपीरियंस्ड होल्डर है। समझने की कोशिश करो, यानी कहते हैं ना, वो एक लाइन बोलते हैं, रैंक आएगी तो यहीं से आएगी, अदरवाइज तो ठीक है, वो भटकते रहो, वो कोई प्रॉब्लम, वो इसी तरह से है। अगर कहीं और से रैंक आ सकती है तो यहां से भी आ सकती है, ये मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है। हाउ टू कवर द बैकलॉग आर्यन, तो फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर देखो, थोड़ा ज़्यादा इनपुट डालो स्टार्टिंग के 5-7 दिन, ताकि जल्दी से आप अपना बैकलॉग कवर करो और लाइव क्लासेस देखने पर आ जाओ। ये क्लासेस बिल्कुल लाइव है, धीरे धीरे देखो और मजा आएगा। स्टार्टिंग होती है, थोड़ा थोड़ा आदत पड़ने लग जाएगी, कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि आप तो मजे से पढ़ रहे हो, क्लासरूम में पढ़ रहे हो। ठीक है। तो बिल्कुल सही, आशुतोष का कहना सर आपके सहारे हैं, बस कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है, सबके कमेंट विजिबल है। मेहनत से डर लगता, मेहनत से डर लगने वालों का फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा। डर मेहनत से कभी नहीं लगना चाहिए, मेहनत से थोड़ी, मेहनत से डर लगता है, फिर क्या बचा बेटा जिंदगी में। डर लगना चाहिए, रिजल्ट से डर लगता है, सबको लगता है, बट मेहनत करने से मत डरो। और ये ध्यान रखो, किसी दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, किसी दिन नहीं लाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। आप सोचो मैं जो काम करूंगा उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। बट आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। उस मेहनत का आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा, आज मिले या कभी और मिले, इसलिए मेहनत करने से मत डरो। मेहनत करो, खुश रहो, रिजल्ट से मत डरो। रिजल्ट चाहे अच्छा हो, रिजल्ट खराब हो, मैं आपको कहता हूँ, आज आपने बहुत मेहनत की, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, कल हो सकता है आपने फिर बहुत अच्छी मेहनत की, रिजल्ट नहीं आएगा, किसी को पता है। कि सर पीवाईक्यू टॉपिक है, आई कवर्ड ऑल दी टॉपिक्स के लिए मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, S2 O2 होमवर्क सब मिलेगा। यार कमेंट बहुत फास्ट जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, है ना, मेरे को सुपर फास्ट। नींद कैसे कंट्रोल करें, नींद कैसे कंट्रोल करें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, नींद ज़्यादा क्यों आती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा खाने का पैटर्न कह सकते हो, या क्या हम खाते हैं। ये ध्यान रखो, जितना ऑयली फूड खाओगे उतनी ज़्यादा नींद आएगी। तो अगर किसी को नींद ज़्यादा आती है तो खाने में जो ऑयली फूड है वो कम करें। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा खाना एक साथ खाने से भी नींद आती है। क्या हो रहा है, 3-4 घंटे कुछ नहीं खाया, फिर एक साथ बहुत सारा खा लेते हैं, जैसे ही आप एक साथ बहुत खाते हो तो उससे भी नींद ज़्यादा आती है। मेरे को कुछ वो हार्मोन्स के नाम तो नहीं पता, मैं भूल गया, बट उसके कारण ऐसा होता। तो आपको क्या करना चाहिए कि टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा बहुत खाते रहो, एक साथ बहुत सारा मत खाओ। यानी पहली चीज तो ऑयली स्टफ कम करो, एक। दूसरा, रोटी बहुत खाने से भी नींद आती, बहुत ज्यादा रोटी खाने से नींद आती। इससे अच्छा अपने खाने में कुछ सैलड, यानी फिक्स कर लो डेली, सुबह एक जो होता है ना खीरा जिसे बोलते हैं, ककड़ी या खीरा, वो सुबह भी खाना है, शाम को भी खाना है। फ्रूट्स अपने खाने में इंक्लूड करो, और फ्रूट्स में मेनली एप्पल जरूर होनी चाहिए, बनाना होना चाहिए, इनको थोड़ा और इन्वॉल्व करो, जिससे रोटी पर आपका कम हो। चावल बहुत सारे खा लेते हैं हम, चावल बहुत सारा नहीं खाने, उससे भी नींद आती है, आपको मैं बताऊं। हाँ, बहुत ज़्यादा राइस खाने से नींद आती है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। रोटी भी कम होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको यानी बादाम खाओ आप, फ्रूट्स खाओ आप, किशमिश खाओ, अखरोट खाओ, इससे थोड़ा बहुत पेट आपका भरा रहेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ये नहीं कि हर 2 घंटे में कुछ चीज़ें खा लो आप। चाहे एप्पल खाओ, फ्रूट्स खाओ, बनाना खाओ, लेकिन एक साथ बहुत सारा खाना खाने से नींद आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसको कम करो अपने आप। देखो एक लेवल तक नींद आपकी कम हो जाएगी, उससे ज़्यादा फिर आप, मैंने ऐसा नहीं कि हाँ हम 5 घंटे अब सोना है, नहीं। मेरा मानना है कि 7 आवर्स की स्लीप ले लो,
देखो, अगर आप बहुत सारी रिसर्च पे जाओगे, बहुत सारी रिसर्च मैंने देखी है, सब ये कहते हैं कि 8 आवर्स यानी 7 to 8 आवर्स तक आप सो सकते हो। ये 5-6 घंटे से, मेरा मानना 6 घंटे से कम पे तो किसी को सोना ही नहीं चाहिए। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना। तो वॉट आई से, मतलब 7 घंटे की आप लो स्लीप, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है मैंने देखा, तो उनका तो 7-8 घंटे की नींद लो आप। तो यानी ठीक है, 6 से कम तो बिल्कुल मत सोचना। ये मेरा मानना है। बाकी किसी को नींद आती तो कोई बात नहीं, 7 आवर 7.5 आवर तक आप सो, फिर एफिशिएंटली काम करो। ऐसा नहीं कि उठ गए नींदों में कुछ कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है भाई, उससे कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, टॉपर्स भी सोते हैं, ऐसा कुछ नहीं, टॉपर्स भी अच्छी खासी नींद लेते हैं, बट जब वो पढ़ने बैठते हैं तो बिल्कुल एफिशिएंसी से काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, स्पीड से काम करते हैं, नींद में काम नहीं करते, अपना टाइम इधर उधर खराब नहीं करते। तो आराम से सो और बाकी टाइम पर एफिशिएंटली काम करो। मैंने आपको पहले भी बताया था, 7 आवर्स सोने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है। 7 घंटे सो जाओ, 3 घंटे बाकी के काम कर लो, फिर भी दिन में 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे पढ़ लोगे तो पता नहीं दुनिया को हिला दोगे आप, मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलो अब इस पर आते हैं, क्या होमवर्क था जल्दी से बताओ। लास्ट क्लास में क्या होमवर्क दिया था? मैंने फोटो खींची थी या शायद। कहाँ गया? ओवन में कहाँ से कहाँ दिया था बेटा, बोलना 39। 33 से 39। और S1 में कुछ दिया था क्या? 20 से 30। S1 में लिख दो। अभी 20 से 33, ठीक है। चलिए अब जल्दी से डिस्कस करते हैं। बोलो, ओवन में डाउट बोलो। ओवन में किसी को कोई डाउट है क्या? 37th में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 37 O1 का मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक आप लोगों को बता दिया था कि हीट अप करने पर क्या होता है, बताया था या नहीं? तो यहां पर मिक्सचर में क्या है, MgO और MgCO3। हीट अप करने पर इसका तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड है, बट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MgO प्लस CO2 में। और इसके कारण वेट लॉस कितना हो रहा है? इसके कारण वेट लॉस किस में, यहां पर जब मैं इसको हीटअप कर रहा हूं तो वेट लॉस तो CO2 के कारण होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यानी जो भी वेट लॉस हो रहा है वो CO2 का मास है 4.4 ग्राम। यानी एक तरह से मोल्स ऑफ CO2 निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 4.4 डिवाइडेड बाय 44, यानी 0.1 मोल। इसका मतलब CO2 के 0.1 मोल्स बन रहे हैं। CO2 के 0.1 मोल बन रहे हैं, और इसके 0.1 मोल अगर बन रहे हैं तो इसके कितने होंगे, 0.1 मोल होंगे। यानी इसके मोल्स पता चल गया, और इसके 0.1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 0.1 मोल का मास कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 84, यानी कितने ग्राम हो गया, 8.4 ग्राम। यस। टोटल वेट कितना है, 12.46 ग्राम। उसमें से मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आ गया, 8.4, तो माइनस कर दो 12.46 माइनस 8.4, तो ये वैल्यू आ जाती है 4.06। ये किसका मास आ गया, MgO का।
क्या बोला था मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में? अगर कोई भी मिक्सचर का क्वेश्चन है तो एक्स और वाई लिख लो, बोला था या नहीं बोला था? हाँ, उसके बाद अब मास परसेंट निकालना वो आप निकालो। क्वेश्चन नंबर 38, चलो बता देता हूं, ये भी बता देता हूं बस। मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, क्या हीटअप करने पर दोनों डिकम्पोज होंगे? बताइए, दोनों डिकम्पोज होंगे या नहीं होंगे? तो दोनों की रिएक्शन लिखो सबसे पहले तो। क्या ये रिएक्शन पता है आप लोगों को? अरे भाई, अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूं तब दूसरा मत लिखा करो। जब 38 डिस्कस कर रहा हूं तो बस और कुछ मत लिखो, बैठे रहो। थोड़ा समझो यार, अब इतने दिन आदत हो गई। जब मैं क्वेश्चन खत्म कर लूं तब दूसरे क्वेश्चन पर के बारे में लिखो। समझ में आया? अब यार सीखो थोड़ा सा, जेई में जाना चाहते हो यहीं पर अपनी मस्त बस। हाँ, तो जो रिलेवेंट है वो करो, ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिर मैं देखूंगा, फिर आप लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो दोनों ही डिकम्पोज होंगे, MgO प्लस CO2। इसकी रिएक्शन क्या होगी, लास्ट क्लास में लिखी थी मैंने, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल बढ़िया। किसने रिएक्शन लिखी? ऐसे रितिका ने रिएक्शन लिखी, ये होता ना। ऐसे कमेंट आने चाहिए, देख जिसे देख के मन अच्छा सा लगे कि हाँ ये रिएक्शन ही आप लोगों ने लिख दी। वेरी गुड रितिका। Na2CO3 H2O प्लस CO2। क्या बोला था मैंने? मान लो इसके एक्स मोल, इसके वाई मोल, इसके एक्स मोल से इसके भी एक्स बनेंगे, इसके भी एक्स बनेंगे, लेकिन इसके वाई से इसके वाई/2 बनेंगे, इसके भी वाई/2 बनेंगे, इसके भी वाई/2 बनेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल CO2 जो और H2O। तो देखो CO2 यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, तो टोटल CO2 के मोल्स कितने हो गए? CO2 के अगर मैं मोल्स की बात करता हूं तो x प्लस वाई/2 आए, और वाटर के मोल्स कितने आ गए? y/2। और ये रेशियो कितना दे रखा है? 3:1। मोल रेशियो ही दे रखा है, मास रेशियो नहीं दे रखा, मोल रेशियो। यहां से आप x और y में रिलेशन निकाल सकते हो। और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, यहां से x इक्वल्स टू क्या आ गया? y आ गया। अरे वाह, लो। लेकिन रुको, ये मोल्स आए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट पता क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या? दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, तो दोनों के मोल्स भी सेम होंगे। दोनों का मोलर मास भी सेम है, इसलिए दोनों का मास भी सेम होगा, यानी 50%, 50%। अब क्यों डाउट है बताओ? क्या लास्ट क्लास में ऐसे नहीं किए थे हमने? एक्स वाई नहीं लिखवाए थे मैंने? बताओ क्या किया मैंने? ये पहले भी लिखे थे, यहां पर इनका रेशियो लास्ट क्लास में। यहां हो सकता था CO2 का मास दे देते तो उससे इक्वेशन बना लेते, यहां रेशियो दे रखा है तो उससे इक्वेशन बना ली। कंपाउंड ब्रेक करने में लास्ट क्लास में लिखवा तो दिया मोहित। जब मैं बता चुका हूं ये ऐसे ब्रेक होता है, ये ऐसे ब्रेक होता है, अब तुम उसको याद नहीं करोगे तो दिक्कत तो आएगी। अगर तुम याद नहीं करोगे तो दिक्कत क्यों नहीं आएगी? आएगी। अब कोई कैसे कहेगा कि जयपुर इधर है तो इधर ही है? तुम कहते हो सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, जयपुर इधर है, जोधपुर इधर है, आगरा इधर है, दिल्ली इधर है। अब उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो हो, उसका कोई क्या कर सकता है? नहीं। हाँ, किसी सर ये दर्पण का कहना, एक दर्पण स्टूडेंट, सर ये बच्चे जो है ना मेहनत नहीं करते हैं। देखो, दर्पण कह रहा है कि ये बच्चे मेहनत नहीं करते हैं इसीलिए, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। वॉट टू डू ऑन संडे, यशोदानंद जी। देखो यशोदानंद जी, संडे के दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, थोड़ा फ्री मिल टाइम है तो थोड़ा इंजॉय कर सकते हो, लेकिन पूरा दिन इंजॉय करने वाला नहीं होता। 2-3 घंटे मस्ती करो, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बॉडी को रिचार्ज कर सकते हो, है ना, रिजुविनेट कर जिसे कहते हैं, थोड़ा सा रिचार्ज कर लो, थोड़ी मस्ती कर लो, लेकिन पूरा दिन नहीं। पूरा दिन ही। बाकी अपना होमवर्क करो, रिवीजन करो, बैकलॉग अगर कुछ है तो वो करो, नहीं तो पुरानी चीजों को रिवाइज करो। नेक्स्ट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट आदित्य, 50 मोल्स बराबर है तो मास परसेंट भी 50, मोल परसेंट भी 50। तो 39 तक किसी और को कोई डाउट? आगे बढ़े। थर्ड बताओ, और किसी को कोई डाउट है तो O1 में पूछ लो एक बार। 39 नहीं बता रहा, लास्ट क्लास में ही करवा चुका हूं। 33 भी नहीं करवा रहा हूं, 33 नहीं करवा रहा हूं। लिमिटिंग के तो इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब मैं लिमिटिंग का कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं, भूल जाओ, कोई चांस नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 33, 34 कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करवाने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि अब सर और क्वेश्चन, लिमिटिंग इतना प्यार से करवाया है। किसी ने पूछा सर इसको 2 NA बैलेंसिंग नहीं करेंगे इसकी बेटा? बैलेंसिंग करोगे ना? तो बस बैलेंसिंग की है मैंने। किसी ने लिखा सर क्वेश्चन तो हो रहे हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। सही बात। एक्चुअली पता है, मैंने जब पहली मेरी गाड़ी खरीदी थी ना, टाटा सफारी, तो मुझे याद है मैं शायद उसको पहले 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर से चलाता था। हाईवे पे जाता था तो बहुत धीरे धीरे चलाता था। डर लगता था, पास में कोई ट्रक आ रहा था तो ऐसा लगता था तू जा, ट्रक को आगे जाने देता था, आराम से चल रहा होता था। एक ट्रक को ओवरटेक करने में बहुत हालत खराब होती थी। स्लो ही चलता था। क्या करूं? क्या कहोगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया, आज आराम से कार चलाता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर किसी को लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पीड कम है, तो उस स्पीड को बढ़ाने के लिए और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, आप में से किसी को लगता है तो जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना भाई, लेकिन उससे भी काम नहीं होगा। स्पीड तभी बढ़ेगी आपकी जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ये तो मान के चलो इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपसे लग रहा है पहली बार में अच्छे हो गए तो अच्छी बात है, बट जिसको लग रहा है कि मेरी स्पीड स्लो है, उनको इन क्वेश्चंस को 3-3, 4-4 बार करना पड़ेगा। 3-3, 4-4 बार करना पड़ेगा। निधि जी, आपको जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं बस केवल उनको सॉल्व करो, उनको 3-3 बार सॉल्व करो। ये सारा क्वेश्चन बैंक जो मैं आपको दे रहा हूं एक्सीलेंट क्वेश्चन बैंक है, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत सीक्वेंस में क्वेश्चंस हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इससे करके आप जेई में अच्छे से कर सकते हो। इसकी S1 O1 O2 करो बस, उसके अलावा और कुछ मत सोचो, इन्हीं को बार बार करो। हाँ बिल्कुल। ये नहीं कि शीट मैं दे रहा हूं तो बहुत अच्छी है, ये शीट सीरियसली बहुत अच्छी है। बहुत सारे, अब आपको पता है मैं ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुका हूँ, वहां पर भी मटेरियल बनाया, और उन सब को फिर और इम्प्रूव करके इस बार मैंने इसमें और बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। S1 पर आ जाते हैं। S1 में 20 से लेके दिया था। देखो आप सोचो, एकदम कैटेगराइज्ड क्वेश्चन है, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपके क्लियर हो जाएं। बोलिए, 20 से लेके 39 तक दिए थे ना? 20 से 33 तक बोलो। 20 का डी और ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है Cl2 + Ca। देखो ये तो, एक चीज और बता दूं, अगर हिट एंड ट्रायल से कर लो तब तो अच्छी बात है। अगर आपको किसी को लग रहा है कि सर हिट एंड ट्रायल से नहीं हो पा रहा है तो अब यहां पर देखो, एक चीज समझ लो कि प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, है ना? क्या करें? इसमें एक दूसरा तरीका बता देता हूं, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा ना, सुनो। मान लो इसका कोफिशिएंट A B C D और E, ऐसे मान लो। अब अगर इसका कोफिशिएंट A है तो इस तरफ
क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए? 2A। और तो क्लोरीन यहां नहीं है, तो राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन के इतने ही एटम्स होने चाहिए, एटम्स तो बराबर रहेंगे। तो यहां पर क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए? देखो यहां पर, यहां 2A, यहां 2 टाइम्स C, और वहां पर 2 टाइम्स D। यानी यहां से एक इक्वेशन बन गई। इनफैक्ट कह सकते हो A=C+D। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये क्लोरीन की बैलेंसिंग की। अब कैल्शियम की करते हैं, तो यहां पर कैल्शियम कितना है? B। और यहां पर कैल्शियम C और D, तो C+D। एक और इक्वेशन आ गई साहब, एक और इक्वेशन आ गई। इनफैक्ट देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ए, इन दोनों से देखो तो ये सी डी, तो A= क्या हो गया? B आ गया। यानी इसका और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा। अब उसके बाद और किसकी इक्वेशन बना सकते हो? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इक्वेशन बना लो। तो हाइड्रोजन की इक्वेशन कैसे बनेगी? इस तरफ कितने हाइड्रोजन है? 2B। इस तरफ कितने हैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो केवल यही है, तो 2E। तो यहां से एक और चीज निकल के आ गई, B=E। ये हमारी एक और इक्वेशन हो गई, थर्ड। और फिर ऑक्सीजन के लिए एक और इक्वेशन बना लो। बनाओ, देखिए ऑक्सीजन की इक्वेशन बनाओ। गलत कर दिया क्या कुछ? अरे बेटा अभी इक्वेशन बना रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हम्म। चलो चलो, एक ऑक्सीजन वाली इक्वेशन बनाओ। सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन वाली इक्वेशन बना दो। तो 2B, 2B=, ऑक्सीजन कितनी यहां पर? 6C+E। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह से करोगे ना, जितने वेरिएबल होंगे A B C D E, 5 वेरिएबल है तो इक्वेशन 4 आएगी। इक्वेशन हमेशा एक कम आएगी। अगर 10 वेरिएबल है तो 9 इक्वेशन, 8 वेरिएबल है तो 7 इक्वेशन। अब क्या करो, किसी एक वेरिएबल की कोई एक वैल्यू फिक्स कर लो आप। किसी एक वेरिएबल की कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर लो। अब वैल्यू इस तरह से फिक्स करो कि ज्यादातर टर्म इंटीग्रल आए। तो जैसे यहां पर कहीं 6 और इस तरह का फैक्टर दिख रहा है, तो वो कुछ भी ले सकते हो। ऐसी वैल्यू लो ताकि ज्यादा नहीं आए। मैं ए को 1 भी ले सकता हूं, लेकिन बाकी चीजें फ्रैक्शनल आ जाएगी, तो मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली? 6। जैसे ही ए की वैल्यू 6 ली, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 6 हो गई। और बी की वैल्यू भी 6, तो यहां से ई की वैल्यू भी कितनी हो गई? 6 हो गई। राइट। तो ए बी और इसकी वैल्यू तो पता चल गई, यहां पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। और इसी तरह से अब हमें और किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की वैल्यू 6, तो ये 2 × 6 कितना हो गया? 12। 6C+E की वैल्यू कितनी है? 6। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो C की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां से देखो तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ऐसे भी कर सकते हो। अरे बेटा पूजा, इक्वेशन बना रहा हूं ना ये, तो मैं तो कॉफिशिएंट लिखा है यहां, मैं हिट एंड ट्रायल से थोड़ी कर रहा हूं। हिट एंड ट्रायल से करते हैं तो एलिमेंटल वाले को सबसे बाद में करो। ये हिट एंड ट्रायल नहीं किया है, ये हिट एंड ट्रायल नहीं किया है। गॉट इट? अगर ज्यादा कंपाउंड है तो ऐसे ABCDE मान के कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। बोलिए। कुछ भी वैल्यू ले लो, ए को 6 ले लो, कुछ भी ले लो, एक किसी की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी।
क्योंकि रिएक्शन की बैलेंसिंग मैंने कहा था इनफाइनाइट वे में होते हैं। आप ए की वैल्यू 1 मान के कर लो तब भी हो जाएगा, लेकिन 1 मानोगे तो फिर ये वैल्यू 1/6 1/5 ऐसे आएगा। तो इसलिए ए की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, किसी एक की वैल्यू कुछ लेके फिर बाकी सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। चलो 27 तक किसी को कोई डाउट? 27 में यार ये परसेंटेज लॉस वाले अभी तो किए हैं यार। 27 में वेट लॉस पूछा है, तो वेट लॉस किसके कारण होगा? ऑक्सीजन के कारण होगा। तो 27 में ऑक्सीजन का मास निकालो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कहीं तो कर चुके हम। हम्म, 22। हा 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 हा। 22 में केवल बैलेंसिंग करनी है भाई। हैं आयुष? केवल बैलेंसिंग करनी है, उसमें डाउट पूछ रहे हो हैं? जान ले लो तुम मेरी। 35H12O प्लस O2, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। क्या बनेगा? CO2 प्लस 6H2O। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? यहां 1 कर दिया तो इसके 5 मोल, तो इसके भी 5 मोल। अब ये हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूं, यहां 12 हाइड्रोजन के एटम, तो यहां 6 कर दिया तो ये 12 हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, बट ध्यान रखना एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहां है। तो 10 और 6 16, 16 इधर है, 5 सॉरी 10 प्लस 6 ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। यहां ऑलरेडी 1 है, तो यहां कितनी होनी चाहिए? 16 चाहिए, तो 15 ऑक्सीजन होनी चाहिए। लेकिन ये O2 है, इसीलिए यहां 15/2। क्वेश्चन नंबर 26 नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 में किसने का रिएक्शन? बेटा देखो, ये 9th और 10th क्या इश्यू है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पर +2, इस पर -2 चार्ज है। H3PO4, यहां पर इसकी वैलेंसी फॉस्फेट की -3 है। जब आप कोई कंपाउंड लिखते हो कैल्शियम फॉस्फेट, ये +2, ये -3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ किया था आप लोगों ने ऐसे, याद आ रहा है? तो इसका प्रोडक्ट बनेगा Ca3PO4 होल ट्वाइस, प्लस यहां पर आ जाएगा H2CO3। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और यहां पर इसको फिर आप बाकी चेक कर लो, 3 टाइम्स आ जाएगा ये। नेक्स्ट। 30th नहीं बता रहा हूं, मोल का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। रिएक्शन की बैलेंसिंग चेक कर लेना। वैसे बैलेंस्ड ही दिख रही है मेरे को, नहीं बैलेंस्ड नहीं दिख रही है। 30th की बैलेंसिंग कर लिया आप लोगों ने? KO2 प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू KOH प्लस O2। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो अभी ये बैलेंस तो नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से करो, तो ये भी 2 हो जाएगा। 2 के हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। अब केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 4 और 1 5, 2 यहां पर है, तो 3/2 हो गई बैलेंसिंग।
ये इतने बड़े बड़े मुबाशिर मैसेज मत लिखो। 28 बेटा मना कर दिया तो मना, अब आगे कर लो। 28 की बैलेंस रिएक्शन में लिख चुका हूं, उसके बाद अब आपको ही करना है। कोई अभी उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में अभी ऐसे लिख दो क्योंकि हमें इससे मतलब है। H2CO3 को आप चाहो तो H2CO3 भी लिख सकते हो, या बहुत जगह इसको हम H2O प्लस CO2 भी लिख देते हैं। राइट नाउ अभी उससे कोई मतलब नहीं है, चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो। और बोलिए। 33 तक ही दिए थे शायद मैंने, 33 या 35 तक, 35 तक। 33 भी आसान है बेटा, स्क्रीन पर बहुत फास्ट मूव कर रहा है। 33 आसान है। लिमिटिंग चेक करो और लिमिटिंग से डिसाइड करो एल आर कौन सा है। पहले एल आर फाइंड आउट कर लो। 33 में कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है। कल हॉलीडे मुझे नहीं पता बेटा, मेरे हिसाब से क्लास, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि कल मेरी आपकी क्लास है नहीं। अभी और क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, हो सकता मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ाते हैं अब इसी चीज को। क्वेश्चन की कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो कैलकुलेशन करोगे, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो कैलकुलेशन करो, उससे बढ़ेगी। और दूसरा, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर मेरी कैलकुलेशन कम है, तो मैं उसका एक तरीका बताता हूँ। और ये कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँ, मुझे पता है आप में से बहुतों की प्रॉब्लम, बहुतों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम कैलकुलेशन है। एक तो क्या होता है, कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगता है, दूसरा उसमें एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका सही होता है, आप, मैं आपको बताऊं, 10 क्वेश्चन आप करते हो ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे जिसमें क्या होता है कि आप कुछ कैलकुलेशन करते हो, आंसर गलत आ जाता है, फिर कैलकुलेशन चेक करते हो, कुछ में गलती समझ में आ जाती है, कुछ में गलती समझ में ही नहीं आती। तो एक तो उसके कारण जो काम आधे घंटे में होना चाहिए था वो 1 घंटे में होता है। दूसरा, लगता है यार मुझे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, बाद में समझ में आता है कॉन्सेप्ट तो सही था, कैलकुलेशन की गड़बड़ हो गई। तो ये कैलकुलेशन वाला पॉइंट बहुत बड़ा है। यहां पर मैं आपसे यही कहूंगा, कैलकुलेटर ऐसे नहीं यूज करना है। बट समटाइम्स आपको बहुत लग रहा है यार ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, पहले खुद करो, नहीं होता है तो फिर कैलकुलेटर से चेक कर लो। ये आप कर सकते हो, चेक करने के लिए कैलकुलेटर है। अदरवाइज आपको अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो एक काम करो, ऐसी कुछ प्रैक्टिस करो, जैसे एक 4 डिजिट नंबर लिख दो, कुछ भी एक 4 डिजिट नंबर लिख के उसको मल्टीप्लाई करो साहब। इस तरह के 10-15 क्वेश्चन करो, फिर 5 डिजिट वाले 10-15 मल्टीप्लीकेशन करो, फिर 6 डिजिट वाले करो। इस तरह से हर दो दो, हर एक एक दिन 5-10-10 मल्टीप्लीकेशन करो। जब तक आपको लगे कि यार अब तो अच्छी हो गई, तब तक ये करते जाओ। 5-5 डिजिट नंबर, यानी 5 डिजिट को 5 डिजिट से, 6 डिजिट वाले नंबर को 6 डिजिट से मल्टीप्लाई करो। ये स्पीड बढ़ाओ, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि अभी जो होमवर्क आप मान लो आज 1 घंटे में कर रहे हो ना, वही होमवर्क आपका 45 मिनट्स में हो जाएगा। इवन एग्जाम में भी आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो इसलिए इस पर जरूर एफर्ट्स लगाओ। अगर आपको लगता है आपकी कैलकुलेशन कम है तो ये मल्टीप्लाई करो ऐसे, ये इसको लाइटली मत लेना, इसको लाइटली मत लेना। सर आपका नंबर दे दीजिए बेटा, नहीं मिलेगा ऐसे मत लिखो बार बार। 32 अभी बिल्कुल नहीं बता रहा मैं, अभी डिस्कशन खत्म हो गया है। टाइम टेबल किसका बता दूं, रूटीन नहीं होता है। पूजा, देखो सीधी सी बात है, क्लासेस के अलावा जो टाइम है हर क्लास के लिए 2-2 घंटे का फिक्स कर लो, होमवर्क का टाइम है। सिंपल सा रूल है, एवरेज 2 घंटे का, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो।
मेरी क्लास होती है, यानी आज मेरी क्लास हुई तो या तो आज ही के दिन या कल के दिन, आज क्लास होती है, आज ही के दिन ही कर दो, मॉर्निंग में क्लास होते है, इवनिंग में 2 घंटे फिजिकल के फिक्स कर दो। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए जितनी क्लासेस हो रही है पर क्लास 2 आवर्स का टाइम फिक्स कर दो, उसमें उसको नोट्स पढ़ने हैं, होमवर्क करना है, सारी चीज़ें उस 2 घंटे में आपको करनी है। टाइम अगर किसी को भी लगता है कि सर ज़्यादा टाइम लग रहा है, पता है इसका मतलब क्या है, आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, मेरी स्पीड इसमें कम है, तो सब का आंसर यही है कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मैं आज आपसे कहूं कि यार मैं तो ज़्यादा स्पीड से नहीं दौड़ पाता हूँ, जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरी स्पीड बहुत कम है, थक जाता हूँ, 100 मीटर दौड़ता हूँ फिर थक जाता हूँ, 200 मीटर दौड़ता हूँ फिर थक जाता हूँ, बताओ क्या करूँ, बताओ क्या करूँ, बताओ बताओ, इसका सॉल्यूशन बता दो। कि मेरे से ज़्यादा दौड़ा नहीं जाता, थोड़ा दौड़ते ही थक जाता हूँ, स्पीड से नहीं दौड़ पाता हूँ, क्या करूँ भाई। हम्म। नहीं, प्रॉब्लम है तो करूँ क्या, जो बता दो तुम। हाँ, यहाँ सबको आंसर पता है सर, डेली दौड़ो, डेली अपना रनिंग करो, प्रैक्टिस करो। हाँ सही है। तो यहाँ तो सबको पता है क्या करना चाहिए, बट खुद की स्पीड कैसे बढ़ानी है वो किसी और से पूछ रहे हो, है ना। कि तुम्हारी स्पीड कैसे बढ़ेगी, तुम्हारे स्लो हो रहा है तो वो स्पीड कैसे बढ़ानी है, उसके लिए तुम्हें औरों के पास जाना पड़ रहा है। तो एक्चुअली क्या ना, तुम क्या चाहते हो कि सर कुछ ऐसा बोल दें जिससे बिना पढ़े स्पीड बढ़ जाए, है ना। तुम ये चाहते हो कि सर ऐसा कुछ बोल दे, देखो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा करने से स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ तुम सुनना चाहते हो, और ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी अगर स्पीड बढ़ानी है तो तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, ये सुन के लग रहा है सर फालतू, सर को कुछ पता ही नहीं है कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, सर को पता ही नहीं है, सर को कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर क्या होता है, कोई बोल देगा उधर देखो ऐसे स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसे कर लो तो स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ नहीं। हाँ हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने ये बता दिया था, अच्छा फटाफट बताओ, बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होके ऑक्साइड बनाते हैं या क्या बनाते हैं। बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज होते हैं तो जैसे KHCO3, इसको हीटअप करने पर क्या बनेगा। पूरे प्रोडक्ट्स लिखो, पूरे प्रोडक्ट्स लिखो। एक एक आधी अधूरी चीजें मत लिखो, कोई कार्बोनेट लिख रहा है, कोई CO2 लिख रहा है, कोई H2O लिख रहा है, कोई ऑक्साइड लिख रहा है। तो बेटा ऑक्साइड नहीं बनेगा, ये बता दूं। K2CO3 कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, और ये भी मैंने बताया था ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये दोनों उड़ जाएंगे, ये गैसेस हैं। बैलेंसिंग करनी तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन यही कैल्शियम बाई कार्बोनेट को हीटअप करोगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड CO2H2। इसके कारण लॉस होगा, वेट लॉस जो होगा वो इसके कारण होगा, अगर लॉस दे रखा है मतलब वो इनका मास है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर आते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर चुके हैं, अब आ जाते हैं टाइप 4 प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ या प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परसेंटेज यील्ड
एंड परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज यील्ड प्लस परसेंटेज प्योरिटी। देखो परसेंटेज प्योरिटी तो सिंपल सा एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कह दूं कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले मैं परसेंटेज प्योरिटी की बात कर रहा हूं, CaO प्लस CO2। अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास इसका एक सैंपल है, 1000 ग्राम सैंपल है, सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग प्योरिटी 40%। फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। बताओ देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी वो आपको बतानी है। थाउजेंड ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग प्योरिटी 40%, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। बताइए, बहुत बेसिक, यानी परसेंटेज प्योरिटी का मतलब समझ में सबको आता है, यानी ये सैंपल पूरा प्योर नहीं है, इसमें प्योरिटी 40% है, यानी बाकी 60% हमारे काम का नहीं है। हमें 40% से मतलब है, बाकी 60% क्या है इम्प्योरिटी उससे कोई लेना देना नहीं है वो। और ये मानते हैं कि इम्प्योरिटीज जैसी है वैसी ही रहती है, तो हमें केवल कैल्शियम कार्बोनेट से मतलब है, हमें केवल कैल्शियम कार्बोनेट से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही। कुछ लोगों को अब देखो कैलकुलेशन में कहां पर कोई 176 लिख रहा है, कोई 196 लिख रहा है, कोई 156 लिख रहा है, कुछ 400 भी आ रहे हैं आंसर। तो अब यहां पर 1000 ग्राम सैंपल जो है वो 100% प्योर नहीं है। कितने परसेंट प्योर है? 40%। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1000 और जितना प्योर है 40%, यानी अपॉन 100, तो कितने ग्राम? 400 ग्राम। तो मोल्स कितने हो गए 400 ग्राम के? मोल्स कितने हो जाएंगे? 4 मोल। यानी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के केवल 4 मोल्स हैं, तो इससे CO2 के भी कितने मोल्स बनेंगे? 4 मोल्स, और 4 मोल CO2 का मास इंटू 44, यानी आंसर 176 ग्राम। खत्म। तो ये तो बात हो गई परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, वो मैंने आपको बताया, परसेंटेज प्योरिटी। देन अब आती है परसेंटेज यील्ड क्या होती है। परसेंटेज यील्ड क्या होती है वो मैं समझा रहा हूं यहां पर। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, इसको हमने बैलेंस कर दिया। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास अमोनिया के मान लो 10 मोल है, कितने मोल? 10 मोल है। तो बताइए नाइट्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे? इस 10 मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे? 5 मोल बनेंगे साहब। यही हम कहते हैं। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मोल्स जो नाइट्रोजन के बनते हैं वो 5 नहीं बनते, 4 बनते हैं, 3 बनते हैं, 2 बनते हैं, यानी इतने मोल्स नाइट्रोजन के नहीं बनते हैं। यानी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम बनते हैं। तो मतलब यह है कि 10 में से 5 मोल तब बनेंगे जब हम कहते हैं कि ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता है, रिएक्शन की नेचर ऐसी होती है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि वो 100% कंप्लीट ही नहीं होती, वो 100% कंप्लीट ही नहीं होती है। कुछ रिएक्शन यूं कह दो कि 10% होने के बाद रुक जाती है, कुछ रिएक्शन 20% होने के बाद रुक जाती है, कुछ रिएक्शन 50% होने के बाद रुक जाती है। जबकि अमोनिया है, कंडीशन भी वो की वही है, लेकिन वो रिएक्शन फिर आगे नहीं होती। ऐसा होता है, जैसे होता ना, आप और हम जब होमवर्क करते हैं, स्टार्टिंग करनी होती है यार, 25 क्वेश्चन करने हैं, क्या होता है,
कभी 5 क्वेश्चन होके हमारी गाड़ी रुक जाती है, कभी 7 क्वेश्चन पर रुक जाती है, कभी 10 क्वेश्चन पर रुक जाती है। लॉजिक पूछो क्यों रुक गई, नहीं पता सब। तो यहां पर भी ऐसा होता, खैर यहां लॉजिक है ऐसा नहीं, बट अभी नहीं बताया जाएगा क्यों रुक जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाएगा। बट हाँ, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो 100% कंप्लीट नहीं होती है, वो रुक जाती है बीच में जबकि रिएक्टेंट होता है। तो अब यहां पर ये मोल्स क्या है, एक्सपेक्टेड मोल्स है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मोल्स। लेकिन एक्चुअल में मान लो मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए, 3। एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड, मोल्स प्रोड्यूस्ड, तो इसको हमने देखा कि यानी 5 बनने थे, बने केवल 3। तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन होती है जिसे कहा जाता है परसेंटेज यील्ड, यानी इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या है, एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मोल्स इनटू 100। और राइट नाउ एक्चुअल कितने बने, 3, एक्सपेक्टेड कितने थे, 5, इंटू 100, यानी यील्ड कितनी हो गई, 60%। तो एक तो ये यील्ड का फॉर्मूला चाहो तो आप कह सकते हो, ये एक फॉर्मूला है यील्ड का जो हमने यहां लिखा है, एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल में कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मोल्स, इसी को बोला जाता है परसेंटेज यील्ड। अभी कुछ मत बोलो किसके कारण क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तब सब समझाऊंगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि 3 ही मोल क्यों बने, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, हो सकता है ये अमोनिया और किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो और कुछ बन रहा हो, हमें उसके बारे में नहीं पता। तो यील्ड 100% नहीं है, उसके कारण क्या है उस पर अभी मत जाओ, उसके कारण क्या है उस पर अभी मत जाओ, बट ये ध्यान रखो कि यील्ड 100% हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे, यूं कह दो, उन सब में हम मान रहे थे कि ये जो यील्ड है वो 100% है, इसीलिए हमने 10 मोल लिए तो कह देते थे इसके कितने बनेंगे, 5 मोल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादा तो नहीं बन सकते बेटा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा नहीं बन सकते, तो उससे ज्यादा कभी भी नहीं बन सकते। यील्ड सर मोल्स के लिए ही होती है बेटा, जिस ऊपर भी उसी के मोल्स है, नीचे भी उसी के मोल्स है, तो मोल्स से रेश परसेंटेज निकालो या मास से परसेंटेज निकालो, ये परसेंटेज तो वही आएगा। तो ये मोल वाला कोई इंपॉर्टेंस नहीं, यहां मोल तो यहां मोल, यहां मास तो यहां मास। तो अब क्या होता है, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में यील्ड दे रखी है तो उसे कैसे यूज करना है, यानी 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो यील्ड निकालने वाले, और एक अगर यील्ड दे रखी है तो उसे कैसे यूज करना है। तो यील्ड निकालनी कैसे है वो तो आप ये देख सकते हो, अगर मुझे कभी भी यील्ड निकालनी है तो क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि एक्चुअल में इतने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये तो डेटा क्वेश्चन में दे रखा होगा। एक्सपेक्टेड हम निकाल सकते हैं और दोनों का क्या लेना है, रेशियो लेना है। लेकिन उल्टे क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ यील्ड इतनी है तो मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे, एक्चुअल में कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो एक्चुअल मोल्स अगर निकालने हैं, यील्ड पता है, तो एक्चुअल मोल्स यानी एक्चुअल मोल्स निकालने के लिए एक्सपेक्टेड मोल्स को यील्ड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सुन रहे हो मेरी बात, एक्चुअल मोल्स निकालने हैं, यील्ड पता हो तो यील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सपेक्टेड मोल्स से। हाँ या ना, यानी अब अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, इसके 10 मोल है साहब, और मैंने लिख दिया कि इस रिएक्शन की यील्ड, ऐसे एरो पे ही लिख दिया 60% है, 60% है, यानी यील्ड दे रखी है। तो बताइए N2 और H2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे,
तो यहां पर अगर इसके 10 मोल है, अगर यील्ड 100% होती, पहले 100% के लिए सोचो, एक्सपेक्टेड मतलब जब यील्ड 100% हो, तो इसके 10 मोल से कितने बनेंगे, इसके 5 मोल, और इसके 10 मोल से इसके कितने बनेंगे, 15 मोल। लेकिन ये कब है, जब यील्ड 100% है। लेकिन अगर यील्ड 60% है तो क्या करना है, एक्सपेक्टेड मोल्स, ये क्या है, एक्सपेक्टेड मोल्स, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, यील्ड से। 60%, 60% का मतलब होता है 60/100, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60/100 से। अगर 60% है तो 60/100, 60/100। 40% होता है 40/100, 40/100। 10% होगा 10/100, 10/100। यानी आंसर यहां से निकाल सकते हो जो भी आ रहा है, यानी कितना हो गया 3, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये 90, तो ये हो गया 9। ये 3 और 6 क्यों लिख दिए बेटा, यहां आंसर आएगा 9, यहां आंसर आएगा 3। यानी इल्ड से मल्टीप्लाई कर दो, इल्ड से मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 15 ये क्या है, एक्सपेक्टेड मोल्स, यानी एक्चुअल मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे, एक्सपेक्टेड मोल्स इनटू परसेंटेज यील्ड। एक्सपेक्टेड मोल्स इनटू परसेंटेज यील्ड। ऐसे आप एक्चुअल में मोल्स निकाल सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात, इतना ही आपको करना होता है। अगर इल्ड दे रखी है तो इस तरह से मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर इल्ड निकालनी है तो क्वेश्चन में एक्चुअल मोल्स तो दे रखे होंगे, एक्चुअल मोल्स तो दे ही रखे होंगे। फिर जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे देता हूं, फाइंड परसेंटेज यील्ड इफ 2 moles of ammonia, 2 moles of nitrogen are produced when 10 moles of ammonia are used, 10 moles of ammonia are used। बताइए परसेंटेज यील्ड क्या होगी। परसेंटेज यील्ड क्या होगी, तो क्या करें यहां पर, ये तो एक्चुअल मोल्स है, एक्सपेक्टेड मोल्स कैसे निकालें, 10 मोल से इसके कितने बनेंगे, 5 मोल, तो ये क्या हो गए, एक्सपेक्टेड। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालूंगा, एक्चुअल मोल्स 2, एक्सपेक्टेड 5 इंटू 100, 40%। और मैं आपको बताऊं, जेई में आई थिंक, मुझे ईयर थोड़ा 2021 में शायद ऐसा हुआ कि एक पार्ट ऐसा था, हर पेपर में कंटिन्यूसली, मार्च या किसी सेशन में हर पेपर में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे गए। यानी शायद 2021 मार्च में जो जेई मेंस हुआ था, उस बार 4 सेशंस थे, फरवरी मार्च, हर पेपर में परसेंटेज यील्ड पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, हर एक में इसी तरह से कुछ करना था, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन जो थी वो थोड़ी टफ थी। तो इसका आंसर आ गया 40%। दोनों तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिए देखो, उसमें डेटा जो है ना थोड़े आसान है,
जेई में जो क्वेश्चन आया उसमें थोड़ा डेटा मुश्किल होता है, यहाँ मैंने डायरेक्ट मोल्स दे दिए, हो सकता है वहाँ मास गिवन हो, तो मास को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल्स में। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, नहीं ये वाला तो नहीं, करिए देखिए ये वाला क्वेश्चन करिए। रिएक्शन दे रखी है, एटॉमिक वेट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है जो आपको करनी होगी। दक्ष बेटा कोई पूछ रहा है एक्सपेक्टेड मोल्स, 3 दिन से हम वही कर रहे हैं, 3 लेक्चर से जो निकाल रहे हो वही एक्सपेक्टेड मोल्स है। 22 में भी ऐसा आया है, क्रूतार्थ, क्रूतार्थ। हाँ जी। ओके दक्ष बेटा, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। किट्टू का कहना है सर ये तो आसान है। अंशु ये क्या लिख रहे हो तुम, जबरदस्ती कुछ भी। आशु का कहना बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, बॉम्बे आंसर आ रहा है क्या? अखिलेश भी है कोई? हेलो अखिलेश, कहाँ से हो भाई? सिद्धार्थ आनंद, अगर किसी को लगता है कि उसके कमेंट विजिबल है या नहीं है तो मैं बता दूं, उन सबके कमेंट विजिबल है, लेकिन यूं कह दो कि आप ढंग के कमेंट नहीं लिख रहे हो जिनको यहाँ बोला जाए। अभी कोई पूछ रहा क्लोरीन का, बेटा बहुत बार एटॉमिक मास यूज कर चुके हैं, क्लोरीन का पता होना चाहिए। अब आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास पहले भी हम यूज कर चुके हैं। तो आंसर बॉम्बे फाइनल। चलो देख लेते हैं। TiCl4 plus twice magnesium converting into Ti plus twice MgCl2। तो अब यहां दो चीजें मिक्स की है हमने, दो चीजें मिक्स की है, लिमिटिंग वाला पार्ट भी है, लिमिटिंग, और फिर ये देखना कि टाइटेनियम कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो इसके मोल्स निकालो, TiCl4 के कितने मोल्स आ रहे हैं, तो टाइटेनियम 48, Cl4 का कितना हो गया, क्लोरीन का 30, 71, 142, 142 प्लस 48, यानी ये कितना हो जाता है 190, है ना। तो इसके मोल्स कितने हो गए, 358 अपॉन 190। मैग्नीशियम कितने ग्राम है, 96, तो मैग्नीशियम के कितने मोल्स हो गए, 4 मोल्स। अब देखा जाए तो इसके 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करेंगे, तो ये मोल्स 2 से तो कम ही है ना, 190 का डबल 380, जबकि ये है 350 ग्राम, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग कौन हो गया, लिमिटिंग कौन, अच्छा आंसर बदल गया भाई, आंसर सबका बदल गया। अब आंसर बॉम्बे नहीं आ रहा है, हैं? वाह। लिमिटिंग कौन है पहले बताओ, लिमिटिंग कौन है बताओ पहले मुझे। TiCl4, तो प्रोडक्ट के मोल्स किससे डिसाइड होंगे,
लिमिटिंग से, इससे कोई मतलब। तो एक्सपेक्टेड मोल्स कितने हैं, एक्सपेक्टेड कितने मोल्स हैं, इसके एक मोल से एक ही मोल, तो 358 डिवाइडेड बाय 190, ये एक्सपेक्टेड है। मास के लिए क्या करना पड़ेगा, मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 से मल्टीप्लाई, यानी एक्सपेक्टेड इतने ग्राम टाइटेनियम है, बना कितना, 32 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड, अब यहां थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी बहुतों को, क्योंकि यहां पर मोल्स में नहीं, डेटा मास में दे रखा है, तो वही मोल मास में कन्वर्जन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये थोड़े डेटा टफ हो जाने से कैलकुलेशन बढ़ जाती है और हमें लगता है अब सर समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में मैं मोल्स को मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मास को मोल्स में कर रहा हूँ, तो इसलिए वहां प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो 358 अपॉन 190 इंटू 40, नहीं गलत लिखा, कितना ग्राम बना 32, डिवाइडेड बाय 358, 190 को ऊपर ले जाते हैं, 48 परसेंटेज चाहिए तो 100, वैसे ये 16 से काटोगे तो 2, ये 3, बाकी कैलकुलेशन अब आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा जो भी। यस, आंसर क्या आ जाएगा, आगरा 35.38%। आ रहा है ना, ये आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है, या मुझे चेक करना पड़ेगा, चेक तो नहीं करना पड़ेगा मुझे। 2 इंटू 190 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 358, 35.38% आ रहा है। मोल्स में कन्वर्ट कर दो, टाइटेनियम के भी मोल्स निकाल दो, बट कुछ तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यहां मोल्स भी रख सकते हो, मास भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परसेंटेज यील्ड और लिमिटिंग को यहां पर हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर आ रहा हूं मैं। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर, टाइप 5 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन या सीरीज ऑफ रिएक्शन। आदित्य कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों मोल्स, थोड़ा सोचो बेटा, तुम भी करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे दोनों को मोल्स में रखो या दोनों को मास में, थोड़ा सोच के देखो, एक स्टेप और आगे सोचो, जब इतना सोच रहे हो तो एक स्टेप और आगे सोचो, ऊपर नीचे दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट फर्दर हम यूज करते हैं, जैसे Cl2 प्लस KOH कन्वर्टिंग इनटू KClO प्लस KCl प्लस H2O। ये कोई रिएक्शन हो रही जिससे KClO बन रहा है, और यहां जो KClO बनता है उसको फिर हमने क्या किया, फर्दर कंडीशन किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया, यहां से जो KClO बना उसे किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया, और वहां पर हमने कंडीशंस बदल दी, जिससे ये KClO जो है वो कन्वर्ट हो गया KClO3 में प्लस KCl में। और ये जो KClO3 यहां बना उसको यहां से फिर से बाहर निकाला, और फिर से इसकी कंडीशंस को कुछ बदल दिया हमने, तो जिससे ये KClO3 कन्वर्ट हो गया KClO4 में, प्लस यहां पर और क्या बन गया, KCl। यानी ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। यहां पर अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर लेता हूं। ये क्लोरीन और KOH, ये आप स्टार्टिंग में डाल रहे हो, तो क्लोरीन और KOH ये तो क्या हो गए, रिएक्टेंट। ये जो KClO आप यहां देख रहे हो, ये जो KClO है, ये यहां प्रोड्यूस होके वापस यहां कंज्यूम हो रहा है। KClO3 भी यहां प्रोड्यूस होके यहां कंज्यूम हो रहा है। इन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यानी KClO और KClO3 जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं
वो एक जगह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो एक जगह बनते हैं दूसरी जगह कंज्यूम हो जाते हैं। ये दोनों क्या है, Cl2KOH ये रिएक्टेंट है, और बाकी के सारे क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। KCl भी प्रोडक्ट है, H2O भी प्रोडक्ट है, ये सारे हमारे क्या है, प्रोडक्ट हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर ये भी हमारा प्रोडक्ट है, ये भी हमारा प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, और ये भी प्रोडक्ट है। अब सबसे पहला काम, यहां पर भी वही क्वेश्चन आएंगे कि इतने मोल क्लोरीन है तो बताओ KClO4 कितना बनेगा, इतने मोल क्लोरीन से KCl कितना बनेगा। तो पहला काम तो आपको इन रिएक्शंस को बैलेंस करना होगा। पहला काम आपको इन रिएक्शंस को, रिएक्शन दे रखी है आपको, रिएक्शन आपको दे रखी होगी, आपको उनको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंसिंग तो हम कर ही सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहां पर अगर मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो मुझे लगता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहले वाली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसको बैलेंस करना है तो इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऑक्सीजन बाकी सब बैलेंसिंग हो गई। इसको बैलेंसिंग करना है तो ये 4 और ये 3 हो गया। ये आप बैलेंसिंग खुद कर सकते हो। उसके बाद अब क्वेश्चन पर आपको देखना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्वेश्चन में क्या निकालना है। मोस्टली क्वेश्चन क्या होंगे कि इतने मोल्स क्लोरीन है तो बताओ KClO4 कितना बनेगा, इतने मोल्स क्लोरीन है तो कितना बनेगा। हिमांशु बेटा एक बार बोल दिया क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी होगी तो वो कहां सुना ही नहीं दे रहा क्या, कान बंद है, कान बंद है क्या? तो फिर जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछ रहे हो। हम लोग बैलेंसिंग तो बहुत, बैलेंसिंग कैसे भी करो अखिलेश, उससे आंसर नहीं चेंज होते, बैलेंसिंग करनी होती रिएक्शन की। और मैंने बोला है कि आपको ज्यादातर मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट से ही बैलेंसिंग करनी चाहिए। तो इसमें आप और एक चीज को एक ही बार में अच्छी तरह से सुनो, आदत मत पटको 10 बार सुन के एक बार समझने की। अब यहां पर क्वेश्चन में मान लो हमें गिवन है कि क्लोरीन के x मोल्स है, कितने मोल है क्लोरीन के, x मोल। तो आपको पूछा जाएगा बताओ इसके x मोल से KClO4 के कितने बनेंगे। ऑब्वियसली KOH भी हमारे पास होगा, जितना चाहिए उतना KOH है। अब अगर इसके x मोल है तो हमें बताना है इनके कितने मोल्स बनेंगे। अब क्वेश्चन में कहीं इल्ड की अगर बात नहीं की गई है तो यही मानो कि इल्ड तो 100% है, इल्ड जो है वो 100% है। तो इसके x मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे, बैलेंस्ड है सारी रिएक्शन, तो x मोल से इसके भी x बनेंगे, इसके भी x बनेंगे, ये यहां पर अभी हटा रहा हूं मैं, और इसके भी x मोल बनेंगे। अब यहां एक कंफ्यूजन होता है, KClO के कितने मोल्स बने यहां पर, x मोल्स, और ये जो KClO यहां बन रहा है उसको हमने यहां से बाहर निकाला, एक दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया जहां पर हम इसको अब KClO3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां पर KClO के कितने मोल्स लिखने, मुझे यहां पर क्या लिखूं, KClO के x मोल्स लिखूं या 3x मोल्स लिखूं, कितने मोल्स लिखने हैं बताइए। ओके, वाई कहां से आ गया, वाई कहां से आ गया, एक बार ही आंसर लिखो, बार बार आंसर मत लिखो। ज्यादातर ने तो x लिखा है बट कुछ लोगों ने 3x लिखा है, तो मैं उनको बता दूं यहां 3x नहीं, यहां x ही आएगा। क्यों, लॉजिक बड़ा सिंपल है। KClO यहां से प्रोड्यूस कितना हुआ, x मोल, तो क्या दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करोगे तो वो 3x हो जाएगा क्या, यहां वो तो x मोल ही रहेगा। और यहां पर बैलेंसिंग तो ये 3 तो बैलेंसिंग के कारण है ना, ये वैसे तो मैं बैलेंसिंग ऐसे भी कर सकता हूं 30 10 20,
तो क्या यहाँ 30 होगा तो 30x लिख दोगे? नहीं, यहाँ क्या लिखते हो, हमारे पास कितने मोल्स हैं कंटेनर में। अगर आपने 10 मोल्स डाले तो यहाँ 10 लिखोगे, 20 डाले तो 20 लिखोगे, 50 डाले तो 50 लिखोगे, 0.1 डाले तो 0.1 लिखोगे। तो ये x मोल्स जो डाल रहे हैं, यहां से अगर इसके x मोल प्रोड्यूस हुए हैं तो यहां भी x ही आएगा, चाहे यहाँ 3 हो, चाहे यहाँ 30 हो, चाहे यहाँ 300 हो। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर x मोल प्रोड्यूस हुए हैं तो यहां पर भी x ही आएंगे। अब इसके x मोल से KClO3 के कितने बनेंगे वो यूनिटरी लगा दो। इसके 3 से 1 तो यहां पर x से कितना बनेगा, x/3। और इसके x से इसके कितने बनेंगे, 2x/3। 2x/3 बन जाएंगे। अब हमारे पास KClO3 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, x/3। तो यहां पर कितने मोल्स लिखूंगा, ये कितने प्रोड्यूस हुए हैं, x/3। तो यहां कितने मोल्स लिखूंगा बताओ जल्दी से। क्या 4 से मल्टीप्लाई करूं, यानी x/3 लिखना है या 4x/3 लिखना है वो बता दो। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो कितने मोल्स लिखेंगे यहां पर, वही x/3 ही लिखेंगे, x/3। ठीक है, x/3। इससे KClO4 के कितने बनेंगे, इससे KClO4 के कितने बनेंगे बताइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 3 3/4 इंटू x/3। और यहां पर आ जाएगा 1/4 इंटू x/3। 3 से 3 कैंसिल, तो यहां कितना आ गया, x/4। और ये कितना आ गया, x/12। यानी सबके मोल्स पता चल गए। अगर इसके एक्स मोल लेते हो तो इसके कितने बनेंगे, x/4। KCl के कितने मोल्स बनेंगे, अगर इसके एक्स मोल है तो यहां से एक्स मोल, यहां से 2x/3, यहां से x/12। तो KCl कुछ यहां से भी आ रहा है, कुछ यहां से भी आ रहा है, कुछ यहां से भी आ रहा है। टोटल मोल्स KCl के पूछोगे तो सबका क्या कर दोगे, सम कर दोगे। पानी के कितने मोल्स बन रहे हैं वो पता चल गया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये जो इंटरमीडिएट है जितना यहाँ बना उतना कंज्यूम हो गया, तो फाइनली KClO कितना बनेगा, 0। फाइनली KClO3 कितना है, 0। फाइनली कंटेनर में क्या होगा, फाइनल क्या मिलेगा, KClO4, KCl ये आपको मिलेगा। तो अगर मुझे x की वैल्यू पता तो यहां पर ये फाइंड आउट किया जा सकता है, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। राइट करण बेटा, अब तुम देख, करण तुम्हारे ये फालतू के कमेंट बहुत हो रहे हैं ना। चलो अभी देखते हैं, है ना। यस, तो अब मैं इसी पर क्वेश्चन दूंगा। वैसे तो बहुत सारा पोर्शन हम कर चुके हैं, बट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं। रिएक्शन यही है, ध्यान रखना, इसी पर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तो रिएक्शंस ऑलरेडी पता है, वो रिएक्शंस मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं। इज यूज्ड टू प्रोड्यूस KClO4 from the given series of reaction। रिएक्शंस क्या है वो ऑलरेडी आपको पता है। फाइंड
फर्स्ट पार्ट mass of KClO4 produced, mass of KCl, mass of total mass of KCl produced, बताइए। लिमिटिंग का भी आ सकता है समीर, अभी तो नहीं आया है बट लिमिटिंग का भी आ सकता है, परसेंटेज यील्ड का भी आ सकता है, बट अभी तो हमने यही माना है कि सबकी यील्ड 100% है। तो ये क्वेश्चन लिखो, रिएक्शन जो पीछे थी वही वापस से यूज करनी है, आसान है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा करना नहीं है क्योंकि एक्स की टर्म्स में तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो अब आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में एक्स की बस वैल्यू निकालनी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक्स की केवल वैल्यू आपको निकालनी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, अभी किसी ने लिखा भी था, इनको इसी तरह से करना है, इन रिएक्शंस को ऐड करके भी कर सकते हो, लेकिन वो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा इन रिएक्शंस को ऐड करना, क्योंकि ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हो इन रिएक्शंस को। तो अभी जो तरीका मैं बता रहा हूं बस उसी को फॉलो करो और जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। क्लोरीन, पोटेशियम का एटॉमिक मास दे देता हूं 39, क्लोरीन का है 35.5, ऑक्सीजन का आप सबको पता ही है। टोटल मास ऑफ पूछा, टोटल मास ऑफ केसीएल मतलब केसीएल टोटल कितना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि केसीएल फर्स्ट स्टेप में भी बन रहा है, सेकंड में भी बन रहा है, थर्ड में भी बन रहा है। टोटल मास ऑफ केसीएल प्रोड्यूस्ड सबको ऐड करना होगा। चलिए करके देखते हैं, वैसे तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर हमारे पास 1420 ग्राम क्लोरीन है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1420 डिवाइडेड बाय 71, है ना। 1420 डिवाइडेड बाय 71, इतने ही मोल्स है क्लोरीन के, तो ये कितने मोल्स आ गए, 20 मोल्स। कितने मोल्स आ गए, 20 मोल्स, सही है। तो x की वैल्यू आ गई 20। तो अब आप बताओ KClO4 के कितने मोल्स बनेंगे, KClO4 के कितने मोल्स बनेंगे। बताइए बताइए, कितने मोल्स बनेंगे KClO, मोल्स बताओ पहले। कोई 4 मोल लिख रहा है, कैसे बेटा 4 मोल, 20 यानी x/4, अगर इसके 20 मोल्स है तो KClO4 के कितने बनेंगे, 20/4 यानी कितने मोल्स बनेंगे, 5 मोल्स बनेंगे। तो मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड 5, 5। तो मास कितना हो जाएगा, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO4,
यानी 5 इंटू, अब मॉलिक्यूलर मास इसका था 138.5, ऐसा ही कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना। इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यस, ये आंसर आ जाएगा 692.5। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया, 692.5। और मोल्स ऑफ केसीएल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? मोल्स ऑफ केसीएल की अगर हम बात करें तो देखो, एक्स की टर्म में पहले लिख लेते हैं, यहां से एक्स, 2x/3 और x/12, है ना। x 2x/3 और x/12, तो x 2x/3 और x/12। तो टोटल मोल्स के लिए एलसीएम ले लो यहां पर, तो 12x प्लस 8x प्लस यानी 21x/3/12, ये आएगा क्या? बिल्कुल बढ़िया। और अब x की वैल्यू पुट कर दो, x कितना हमारा 20, तो ये यहां पर सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है, यानी ये 5, ये 3, तो ये 7 यानी 35। बिल्कुल, तो मास ऑफ केसीएल कितना हो जाएगा? मास ऑफ केसीएल 35 इंटू 74.5, कितना आ रहा है जो बता दो, बता दो आप। 2607.5, ये आंसर है साहब। समझ में आया? अरे बेटा, अब कोई ये पूछ रहा है 20 कैसे आया, तब तो क्या बोलूंगा मैं, हैं? पूरा मोल कॉन्सेप्ट अच्छा खासा कर चुके हैं और अब कोई कह रहा है 20 कैसे आया। सोचना बेटा। तो होमवर्क पर आ जाते हैं। O1 में मैं होमवर्क दे रहा हूं अब आपको। 39 तक कर चुके ना O1 में, तो 39 से आगे 40 ऑनवर्ड्स। 45, S1 में 32 तक दिया था, कहां तक दिया था 30, अगर मान लीजिए जो भी दिया हो, 33 से आगे 43 तक। ठीक है, 34 कर लेना, ज्यादा होमवर्क तो नहीं है। चलो 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूं, O2 के दे रहा हूं, O2 के दे रहा हूं। 9 से लेके 12 तक, 9 से लेके 12 तक ये भी दिए हैं मैंने। ये होमवर्क है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दे दिया बेटा मैंने, 9 से लेके 12 तक थोड़ा और दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो अपने इच्छा से और कर सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा, जिसको लग रहा है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन S2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर सकते हो, O2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। बेटा पहले
मुबाशिर, पहले जो होमवर्क दिया गया है पहले उसी को पूरा करो, उसी सीक्वेंस को फॉलो करो, सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है ना, उस सीक्वेंस को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये होमवर्क है।